हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सब लोग जानते ही हो बच्चों कि हम लोग ने अभी रिसेंटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को खत्म कर दिया। इसका मतलब है बच्चों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10th का जो आप लोग का टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में हम लोग ने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर ऑफ अलजेब्रा सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है एंड अभी हम लोग ने ज्योमेट्री में भी 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। इसके प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, ये तीनों चैप्टर्स ऑफ अलजेब्रा एंड 2 चैप्टर्स ऑफ ज्योमेट्री को अच्छी तरह से समझ सकते हो, जो कि आपके सेमेस्टर में काम आ जाएगा। आज हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है। आज हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सब लोग को दिख ही गया होगा बच्चा हम लोग कौन से चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज नथिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन योर ज्योमेट्री पोर्शन एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज सर्कल, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 3rd चैप्टर है। तो बच्चों सर्कल स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों ने काफी जनों से, काफी लोगों से ये बात सुनी होगी, यहां तक कि आपके टीचर से सुना होगा, आपके सीनियर से सुना होगा, आपके यहाँ पे जो कलीग है, आप लोग के साथ जो बैठते हैं क्लासमेट्स वगैरह, इनसे भी सुना होगा बच्चों आप लोगों ने, जो ये है कि सर्कल कैसा है। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि सर्कल इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट चैप्टर, टू बी फ्रैंक। ऐसा लगता है ना, आप लोग को भी लगता है, राइट? क्योंकि आप लोगों ने वैसा सुना है। सर्कल एक हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर जरूर है एंड सर्कल जो चैप्टर है वो काफी बड़ा भी है, इतना गारंटी मान सकता हूं। एंड जो चैप्टर बड़ा होता है उसमें कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा होते हैं। तो ये चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे थियरम्स है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट है। इनफैक्ट दीज आर वेरी 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 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअली एक बड़ा चैप्टर है, बट कॉन्सेप्ट सारे सिंपल है। अगर आप लोग इसको धीरे धीरे एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हो तो ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो हम लोग भी वैसे ही कुछ करने वाले हैं बच्चा। टुडेस टॉपिक दैट वी विल टू स्टार्ट विद इन द सर्कल विल बी, सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन करेंगे सर्कल का एंड उसके बाद में आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो की है टेंजेंट थ्योरम। सो हम लोग आज टेंजेंट थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो सिर्फ टेंजेंट थ्योरम ही पढ़ेंगे। जब तक आपका टेंजेंट थ्योरम अच्छी तरह से होता नहीं है, आप आगे मत बढ़ना। इस हिसाब से आपको सर्कल आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम इजीली समझाएगा। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक बच्चा। सबसे पहला इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सर्कल का। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बच्चा सर्कल। अब सर्कल क्या होता है मुझे पता है, आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि सर्कल क्या होता है। सबको पता है सर, एक गोल आकार का होता है सर्कल, सबको पता है। बट दैट्स नॉट द डेफिनेशन ऑफ इट। डेफिनेशन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी डेफिनेशन का समझना, उसका जो एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं बोलने वाला हूं यहाँ पे, टर्मिनोलॉजीज, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। Now what do you mean by this particular thing? लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस ये वर्ड आप लोग 11th में भी सीखोगे बच्चा। लोकस का मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। सारे पॉइंट का गुच्छा जो होता है, बंडल होता है, उसको हम लोकस बोलते हैं। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स के गुच्छे, ऐसा पॉइंट का ग्रुप जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या? अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ब्लू कलर के मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डाल के देखा है, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है। अगर आप लोग देखोगे ये सारे के सारे पॉइंट्स ना बच्चा, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है हर जगह पे। अगर देखोगे ऊपर वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस में, तो बाजू वाला पॉइंट भी उतने ही डिस्टेंस में चल रहा है। सो एवरी अदर पॉइंट जो कि ग्रुप ऑफ पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंट या फिर इक्वल डिस्टेंस में है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओवर हियर। इज दैट क्लियर? इसको बोला जाता है बच्चा सर्कल। अ वेरी 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 इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। आई होप सबको समझ में आ गया, राइट? तो बच्चों यहां पे अभी हम लोग ने सर्कल के बारे में तो सीखा। तो बच्चों यहाँ पे द फिक्स्ड पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज द सेंटर। सबको पता है सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। एंड बच्चों वहां पे से मैंने सेंटर में से वो जो कोई भी ग्रुप ऑफ पॉइंट का जो इक्वल डिस्टेंस मैंने बोला ना, तो वो डिस्टेंस क्या होता है? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सबको पता है बच्चा, रेडियस का मतलब ही पता है। सेंटर से लेकर कोई भी सर्कल का जो पॉइंट है वहां तक जो डिस्टेंस निकालते हैं हम उसको रेडियस बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये सारे चीजें है बच्चा, टर्मिनोलॉजीज ऑफ सर्कल, जो कि आपको पता है। चलो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज द टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना है, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं आप, इसके पहले भी आप लोग ने सुना है। तो टेंजेंट टू अ सर्कल का मतलब क्या होता है? अ टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन है बच्चा, जो यहाँ पे एक सर्कल मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल विद सेंटर O, तो यहाँ पे बच्चा आप लोग एक लाइन जाते हुए देख रहे होंगे, एक लाइन गुजर रहा है सर्कल से, बट वो सर्कल को सिर्फ एक ही जगह पे एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है। ऐसा टाइप ऑफ लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। सो टेंजेंट का डेफिनेशन लिखा है वहां पे, अ टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, ऐसा छूकर निकल जाता है। समझा? यहां पे बच्चा मेरा टेंजेंट कौन है? टेंजेंट L इज द टेंजेंट। सो यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट द पॉइंट। अब देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करके जाता है, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाता है ना बच्चा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है बच्चा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। ओके बच्चा, टेंजेंट जब सर्कल को टच करके जाता है, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाता है, उस पॉइंट को बोला जाता है बच्चा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिकॉज उसी पॉइंट में कांटेक्ट हो रहा है उन दोनों का। सिंपल है। चलो इस एग्जांपल में अगर हम लोग बोलेंगे तो टेंजेंट को यहां पे, तो लाइन L इज द टेंजेंट एंड हु इज एक्टिंग एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओवर हियर? पॉइंट P इज एक्टिंग एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितना सिंपल था ना? सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ गए। चलो अगर आपको टेंजेंट टू अ सर्कल समझ में आ गया है तो आज का मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज द टेंजेंट थ्योरम। व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम? बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में टेंजेंट थ्योरम का प्रूफ दिया है, इनडायरेक्ट प्रूफ करके दिया है, बट बच्चों एग्जाम में आपको इसका प्रूफ नहीं आने वाला है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लोग पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक में, ऐसी आप लोग को देखना रहेगा तो, अदरवाइज यू कैन लिव बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है बच्चों? सिंपल है। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे ना बच्चा एक सर्कल कंसीडर कर लिया विद सेंटर O, एंड मैंने यहां पे एक टेंजेंट बना दिया, उस टेंजेंट का नाम है बच्चा टेंजेंट लाइन L। सिंपल था। अगर आप लोग देखोगे वो टेंजेंट मेरे सर्कल को कहां पे टच कर रहा है बच्चा? पॉइंट P पे। उस पॉइंट P को बोला जाता है बच्चा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां तक सबको समझा? अभी ना बच्चा यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको एक रेडियस बनाना है। अब सर्कल को कितना रेडियस बना सकते हैं बच्चा? बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं। आप लोग को ऐसा रेडियस बनाना है जो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही टच करना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इज दैट क्लियर? तो मैंने एक रेडियस बनाया, देखो बच्चों आप लोग को OP दिख रहा है वहां पे, दैट OP इज द रेडियस विच इज टचिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं, मतलब इफ लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन जो मेरा रेडियस बन चुका है ना बच्चा, यहां पे रेडियस कौन है? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगाया हुआ रेडियस है, कौन है? OP। वो मेरे टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब लाइन L and radius OP will always be perpendicular to each other because point of contact में टच करने के बाद it will always be perpendicular. It is as simple as that. तो याद रखना बच्चा, आप लोग एक टेंजेंट बनाओगे एंड रेडियस ड्रॉ करोगे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच हुआ, तो रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भले ही बच्चों काफी सिंपल है बट लेंथी है, वी आर गोइंग टू डू इट टुडे। काफी सारे क्वेश्चंस है बच्चों, बिलीव मी। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों। मुझे लगता है आप लोग को टेंजेंट थ्योरम समझ में आ चुका है, काफी सिंपल था ना। चलो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो कि है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर देखे रखा है। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A। आप लोग को दिख रहा है बच्चा वहां पे टेंजेंट, लाइन AB एक टेंजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? Y। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? Y। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? Y। मानता हूं बच्चों थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आएंगे। एवरी क्वेश्चन विल कैरी हाफ ऑफ मार्क्स इच। देखो बच्चों कितना इजी है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? बच्चों उन्होंने CAB की बात की है। अब वहां पे CAB करने के लिए मुझे यहाँ पे पहला कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा C से लेकर A। अब आप लोग देखो बच्चा यहाँ पे, तो CAB में वो मैं CA है ना, उसको मैंने 6 लिखा है वहां पे। कैसे? क्वेश्चन में देखो बच्चों उन्होंने दिया था रेडियस ऑफ अ सर्कल 6 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने वहां पे 6 लिख लिया, बिकॉज CA इज एक्टिंग एज द रेडियस। सो फार सो गुड, ग्रेट। अभी ना बच्चों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। आपको क्या लगता है बच्चों, रेडियस बनाया है
टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, एंगल कितना होना चाहिए? वेरी गुड बच्चा। यहां पे मैं बोल सकता हूं मेरा फर्स्ट आंसर जो है वो है एंगल CAB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड इसका रीजन है बच्चा टेंजेंट थ्योरम। पहला आंसर खत्म भी हो गया, वाई पूछा था जस्टिफाई कर लिया टेंजेंट थ्योरम की वजह से, डन एंड डस्टेड, हाफ मार्क्स मिल भी गए। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? बच्चा AB से पॉइंट C का डिस्टेंस क्या है? जब भी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जाहिर सी बात है बच्चा, C से लेकर AB का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट CA। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बच्चा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB 6 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड उसका रीजन वाई बोला है तो हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल के वजह से, जो कि हम लोग को गिवन था। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, इजी है बच्चा, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC। बच्चा AB का वैल्यू 6 देके रखा है, मैंने वहां पे लिख के रखा, तो उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। आपको नहीं लगता बच्चा BC ड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? चलो मैंने वो भी करके दिया आप लोग को, क्लियर है बच्चों, ग्रेट। अभी यहाँ पे बच्चों आप लोग को क्या लगता है थर्ड क्वेश्चन में कौन सा थियरम यूज होने वाला है? एब्सोल्युटली इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल CAB। सबसे पहला बताओ बच्चों कि क्यों पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हो? एंगल CAB 90 डिग्री होने के वजह से। ओके, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, BC स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन BC निकालने बोला है तो वैसे ही रहेगा। AC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर मतलब फिर से 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी गिवन। 6 का स्क्वायर 36 होता है, अगेन 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 प्लस 36 करके देखो बच्चों आप लोग को BC का स्क्वायर जो है वो 72 मिलेगा, बट 72 इज नॉट इनफ, मुझे यहां पे BC का वैल्यू चाहिए। तो BC विल बी इक्वल टू बच्चा कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72। इसका रीजन लिख सकते हो बच्चों टेकिंग स्क्वायर रूट, बट रूट 72 चलता नहीं। आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चों, वेन एवर यू डू मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन इज द की। 72 को सर्ड को जो है 72 रूट 72 उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो करो बच्चों। 36 2 सबको पता है, 36 का स्क्वायर रूट होता है बच्चा 6 जो बाहर निकलेगा, तो BC का वैल्यू हो जाएगा 6 रूट 2। क्या यहां पे सेंटीमीटर लिखा है? हाँ, तो यहां पे आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो आई कैन से बच्चा डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर एंड दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड एंड राइट दिस क्वेश्चन एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट। बट अब तक हमारे 3 ही क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन अभी भी बाकी है। चलो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? अब देखोगे बच्चा एंगल ABC का मेजरमेंट पूछा है, बट सबसे पहले बच्चों अगर आप लोग इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये ट्रायंगल आपको कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल दिखना स्टार्ट हो चुका है? वेरी गुड बच्चा, आप लोग देखोगे AC जो है आपका वो 6 सेंटीमीटर का है एंड AB जो है वो भी 6 सेंटीमीटर का है, तो आई कैन से दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना बच्चा। तो सबसे पहले बच्चों AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबको पता है बच्चा कि सामने वाला दिया जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो हम उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, है ना, सिंपल है। एंड इसका रीजन आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। हम लोग है ना बच्चों मान के चलते हैं कि एंगल ABC और एंगल ACB जो है वो x डिग्री का है, मान के चलते हैं। अभी हम लोग ना इन ट्रायंगल CAB बच्चों, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली बच्चा, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, जो भी मेजर ऑफ एंगल्स है आपके ट्रायंगल में ABC, ACB और CAB, सबका एडिशन अगर मैं करूंगा तो वो 180 डिग्री होना चाहिए। इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अगर आप लोग देख सकते हो बच्चे यहाँ पे ABC का वैल्यू मुझे पता है x है, मैंने ही अज्यूम किया। ACB का वैल्यू क्या था बच्चा? वो भी x था, वो भी मैंने ही अज्यूम किया था। और CAB का वैल्यू अगर आप लोग देखोगे वो आपको पहले से ही पता है, टेंजेंट थ्योरम की वजह से वो 90 डिग्री था, इज इक्वल टू 180। तो आप लोग देख सकते हो बच्चा x प्लस x बिकम्स 2x, 90 को वहां पे शिफ्ट करो बच्चों, इट विल बिकम 180 माइनस 90 विच विल बिकम 90 इवेंचुअली, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब 2x इज इक्वल टू 90 मिला, मतलब x का वैल्यू कितना होना चाहिए था बच्चा? 45 डिग्री होना चाहिए। एंड उन्होंने हम लोग से पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। बच्चा ABC को ही मैंने x अज्यूम किया था, तो आपको नहीं लगता मुझे यहाँ पे ABC का वैल्यू ही मिल चुका है? वेरी गुड बच्चा। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री।
and this is how you complete with this particular question as well. बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग किसी और मेथड से ट्राई कर सकते थे क्या, ये मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता है इसका एक और मेथड है, यू कैन ट्राई इट आउट. आपको BC का वैल्यू मिलने के वजह से बच्चों यू कुड हैव डेफिनेटली ट्राइड वन मोर थियरम एज वेल. वो कौन सा थियरम है मुझे कमेंट बॉक्सेस में जरूर बताना. मैंने वो जानबूझकर वो नहीं बताया बिकॉज आपका दिमाग भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एग्जामिनेशन के टाइम में, हॉट्स के टाइम में आप लोग को खुद अपना दिमाग लगाना है. ट्राई इट आउट एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्सेस एज टू व्हिच थियरम कुड आल्सो बी अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. चलो नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा. प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली आ रहा हूं मैं. What is the distance between the two parallel tangents of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer. बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया है, बट हम डायग्राम बनाएंगे. What is the distance between the two parallel tangents of a circle? मतलब सर्कल बोला है यहाँ पे निकालने के लिए, एंड जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ पे बोला है बच्चा हमारे पास एक सर्कल के पास दो टेंजेंट होने चाहिए जो पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के पास. तो मैंने यहाँ पे अजम्पशन किया, लेट लाइन्स L and M be the tangents पैरेलल टू ईच अदर. आपको दिख रहा है बच्चे यहाँ पे एक लाइन L करके मैंने ऊपर बना दिया एंड लाइन M करके नीचे बना दिया, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है. एंड आप लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी देख सकते हो बच्चा. लाइन L जो है वो सर्कल को B पे टच कर रहा है एंड M जो है वो सर्कल को A पे टच कर रहा है. दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स. इन्होंने हमसे पूछा है बच्चा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन. बट पहला लिख लेते हैं, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है, चुपचाप बैठते हैं. What is the distance between the two parallel time? अभी बच्चों डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूं मालूम है, एक सिंपल फंडामेंटल करने वाला हूं. आप लोग देख सकते हो O से लेकर A तक का मैं ना एक डिस्टेंस निकाल सकता हूं जिसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, एंड O से लेकर मैं B तक भी ना बच्चों एक डिस्टेंस रेडियस निकाल सकता हूं. तो मैंने यहां पे लिखा है लेट OA एंड OB बी द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. अब बच्चों हम लोग ने एक पार्ट तो सीखा है बच्चा कि OA एंड OB अगर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा. राइट ना बच्चा, वेरी सिंपल. एंड यहां पे ऊपर लिख के रखा है बच्चा कि वो रेडियस 4.5 है, तो मैंने OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 4.5 लिख लिया. यहां तक बच्चों सबको समझ में आ गया, काफी सिंपल था. अच्छा बच्चों यहां पे हम लोग एक थियरम यूज करने वाले ना. द थियरम इज, सबको पता है लाइन L जो है मेरा वो रेडियस OB के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2. एंड लाइन M जो है वो OA के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3. रीजन क्या है बच्चों, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के यहाँ पे परपेंडिकुलर होने का रीजन क्या होता है, टेंजेंट थियरम. तो यहां पे मैं टेंजेंट थियरम लिख सकता हूं. इज दैट क्लियर? देखो डायग्राम में मैंने अच्छी तरह से बता भी दिया है कि वहां पे परपेंडिकुलर हो चुका है. अब बच्चों दिमाग लगाओ, कितना सिंपल है. यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस निकालना है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमेशा. O से लेकर A तक का 4.5 है, O से लेकर B तक का भी 4.5 है. तो आपको नहीं लग रहा है बच्चा यहां पे बिटवीननेस फॉलो हो रहा है, वैसे भी हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. वेरी गुड बच्चा. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर A', O', B यहां पे हो रहा है. क्यों? बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हमें पता चल चुका कि वो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में आने वाले. रेडियाई भी है एंड परपेंडिकुलर भी है, मतलब स्ट्रेट लाइन. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. समझा बच्चों? ग्रेट. अभी यूज करो बच्चों. तो क्या मैं बोल सकता द टोटल डिस्टेंस AB इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू डिस्टेंसेस OA एंड OB रेस्पेक्टिवली. राइट ना बच्चा? एंड यहां पे OA का वैल्यू 4.5 था, OB का वैल्यू भी 4.5 था. तो हमें यहां पे AB का वैल्यू मिल गया एंड द आंसर टू दिस इज 9 सेंटीमीटर. एंड यू कैन राइट द फाइनल स्टेटमेंट बच्चा. द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स जिसका रेडियस 4.5 था उसका डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा 9 सेंटीमीटर. एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. क्वेश्चन काफी सिंपल था बच्चों, मुझे लगता है आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे. राइट ना बच्चा? इसमें भी टेंजेंट थ्योरम ही यूज हुआ. लेट्स टेक एन अनदर क्वेश्चन बच्चों. प्रॉब्लम सेट में जा रहा हूं डायरेक्टली. अभी प्रैक्टिस सेट 3.1 में 4 ही क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन ले लिया, बाकी के 2 क्वेश्चन बाकी के कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो उसको भी रहने दो. प्रॉब्लम सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 2, लाइन L टचेस अ सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट P. दिख रहा है बच्चों? सब कुछ वहां पे दिया. इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, मैंने यहां पे रेडियस बना दिया O से लेकर P तक, उसको 9 सेंटीमीटर है. आंसर द फॉलोइंग. तो बच्चों आप लोग देख सकते हो यहां पे मैंने यहां पे जो OP कर दिया है आप लोग को, वहां पे मैंने परपेंडिकुलर भी मार दिया. आप लोग ने गेस वर्क तो कर ही लिया होगा कि वो परपेंडिकुलर क्यों है. उसका रीजन हम लोग लिखेंगे, बट फिलहाल के लिए आप लोग समझ गए होंगे. यहां पे 3 क्वेश्चन पूछेंगे. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन OP एंड व्हाट इज दैट, व्हाई.
यहां पे सेकंड है, इफ डिस्टेंस बिटवीन OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन पॉइंट Q कहां पे लाई करता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज बच्चा, इफ डिस्टेंस बिटवीन OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R आर लाइंग ऑन लाइन L एंड यहां पे at what distance will each of them be from point P। अब देखो बच्चे यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन OP बोला। आपको नहीं लगता बच्चा OP इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस का वैल्यू हमें देके रखा है, तो क्या मैं बोल सकता बच्चे यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल अगर 9 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस बिटवीन OP भी 9 सेंटीमीटर होगा। उसका रीजन मैंने लिख लिया, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन OQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो पॉइंट Q लाई कहां पे करेगा, कहां पे रहेगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा तो डिस्टेंस बिटवीन OQ डायग्राम में कहीं पे भी आपको OQ दिख नहीं रहा है, ये आपको मन में सोचना है। उन्होंने बोला है कि अगर OQ हमने दिया होता एंड वो डिस्टेंस अगर 8 सेंटीमीटर होता तो वो कहां पे लाई करता। अब कहां पे लाई करता है का इसका मतलब होता है बच्चा 3 पॉसिबल आंसर है, या तो वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, नहीं तो वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं तो वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। बस यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं एक पॉइंट का। बट यहां पे बच्चों आपका रेडियस कितना है, अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा डिस्टेंस बिटवीन OQ 8 सेंटीमीटर है बट आपका रेडियस जो है बच्चा वो तो 9 सेंटीमीटर का है। तो बच्चा रेडियस 9 है एंड डिस्टेंस OQ का 8 है। आपको नहीं लगता बच्चा आपका डिस्टेंस OQ का जो है O से लेकर Q तक का वो एक्चुअल में छोटा है बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल से। तो रेडियस है बड़ा एंड डिस्टेंस है छोटा, तो आपको नहीं लगता बच्चा वो डिस्टेंस O से लेकर Q तक का जो भी डिस्टेंस रहेगा या फिर जो पॉइंट Q रहेगा वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। एब्सोल्युटली बच्चा। सो यहां पे मैं बोल सकता हूं पॉइंट Q लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल बिकॉज वो रेडियस से छोटा था। अगर वो रेडियस इतना होता तो सर्कल के ऊपर लाई करता, अगर वो रेडियस से ज्यादा बड़ा होता तो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करता। कॉमन सेंस राइट ना बच्चा। चलो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर बच्चों, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स आर देयर। मतलब लाइन L पे अगर मुझे OR का वैल्यू 15 देके रखा है तो मैं कितने पॉइंट्स ले सकता हूं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। आपको नहीं लगता बच्चा O से लेकर R तक का 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस वाले मेरे पास कितने लोकेशंस हो सकते हैं R के। एक्चुअली देयर आर 2 पॉसिबल लोकेशंस। बताओ कौन से। चलो देखो, आपको नहीं लगता बच्चा आपका पॉइंट R जो है वो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। देखो आप लोगों को वहां पे दिख रहा है, मतलब O से लेकर R तक का एक 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैं राइट हैंड साइड में भी बना सकता था। एट द सेम टाइम बच्चों आपको नहीं लगता लाइन L में लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं एक R बना सकता था। मतलब देखो ना ऐसा O से लेकर R तक का 15 सेंटीमीटर का दूरी का एक राइट हैंड साइड में भी बन सकता था एंड O से लेकर R तक का एक लेफ्ट हैंड साइड में भी बन सकता था। मतलब O से लेकर R तक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के हाउ मेनी R के पॉइंट्स में यहां पे लाइन पे ड्रॉ कर सकता हूं। देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस, 2 पॉसिबल पॉइंट्स, एक है राइट में और एक है लेफ्ट में। समझ में आ गया। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इधर से भी 15 सेंटीमीटर इधर से भी 15 सेंटीमीटर के 2 लोकेशंस बना सकता हूं। पहला आंसर हो गया। चलो अगर डिस्टेंस ऑफ OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर देखे रखा है, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P। एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी, मतलब R का जो पॉइंट है वो P से कितने का डिस्टेंस रहेगा। मतलब इन अदर वर्ड्स उन्होंने हम लोग से PR का वैल्यू निकालना है। अब बच्चा PR का वैल्यू चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। सो यू कैन टेक एनी ट्रायंगल ऑफ योर चॉइस। मैंने यहाँ इन ट्रायंगल OPR ले लिया, आप चाहो तो इन ट्रायंगल OPR लेफ्ट वाला भी लेते तो भी ट्रायंगल OPR ही था वो, तो कौन सा भी ले सकते हो। इन ट्रायंगल OPR बच्चा एंगल OPR 90 डिग्री है। अब इसका रीजन बच्चा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट थ्योरम के वजह से ये 90 डिग्री हुआ, समझा। अच्छा OPR 90 डिग्री है तो क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। राइट, OR स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखना भूलना मत। OR स्क्वायर, OR का वैल्यू डिस्टेंस देके रखा है 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, OP का वैल्यू 9 देके रखा है प्लस PR स्क्वायर पता नहीं है, वही फाइंड करने बोला। तो यहाँ पे बच्चा 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा प्लस PR स्क्वायर वैसे ही रहेगा। 81 को वहां पे लेके जाओ बच्चों तो PR स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 225 माइनस 81। सबको पता है 225 माइनस 81 144 होता है। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मिलने के वजह से यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। आपको PR का वैल्यू मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। उन्होंने हम लोग से यही पूछा था बच्चा कि R का P से कितने का डिस्टेंस है, मतलब
12 का है यहाँ पे, तो आई कैन राइट पॉइंट R विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P and it was as simple as that. तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफी सिंपल था. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. बट बच्चों एक काम करता हूं, मैं फिर से थोड़ा पीछे जाता हूं आप लोग के लिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे लिया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P, अगर आप लोग देखोगे ना क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है वहां पे डिस्टेंस बिटवीन OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर वाला, आप लोग प्लीज आपके टेक्स्ट बुक में जाकर जरा देखे. क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो शायद से आई गेस वो थोड़ा रॉन्ग है. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया है बच्चा, थोड़े से क्वेश्चंस में बदलाव किए हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द राइट क्वेश्चन. यू कैन चेक इट आउट. मुझे लगता है आपके स्कूल में भी एक बार पूछ लेना, वहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया है वो शायद से थोड़ा सा रॉन्ग है. अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया तो परफेक्ट है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा सा गलत है, आप लोग चेक कर लेना. ओके गाइस, चलो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. प्रॉब्लम सेट थर्ड क्वेश्चन है. M is the center of the circle and segment KL is a tangent segment. If MK is equal to 12, KL is equal to 6 root 3, then find the value of क्या. यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोला है. सबसे पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दूसरा क्वेश्चन है बच्चा मेजर ऑफ एंगल K एंड M. तो कितना इजी क्वेश्चन है, डायग्राम देखकर डरना मत. वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस टू बी फ्रैंक. अगर आप लोग डायग्राम देखोगे ना यहाँ पे, तो आप लोग को डायग्राम में कुछ भी अच्छी तरह से मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना बोला है कि एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, बड़े कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है नहीं मेंशन किया. आप लोग को वो समझना पड़ेगा. सबसे पहले बच्चों देखो, M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड KL इज अ टेंजेंट सेगमेंट एंड हमें यहाँ पे रेडियस निकालने बोला. तो बच्चों सबसे पहले रेडियस निकालने से पहले आप लोग जरा देखो इन ट्रायंगल MLK, क्या मैं बोल सकता हूं MLK 90 डिग्री का है? अगर हाँ तो प्लीज बता देना बच्चों क्यों. यस, यहां पे रेडियस दिख रहा है बच्चों आप लोगों को ML, और LK जो है वो एक्चुअली एक टेंजेंट की तरह काम कर रहा है. अब टेंजेंट सेगमेंट है वो बेसिकली. टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है मैंने अब तक आपको सिखाया नहीं है, रहने दो. तो टेंजेंट सेगमेंट है मतलब टेंजेंट है और यहाँ पे रेडियस है. रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट के साथ. तो यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम हो गया. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. क्या अभी मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है? यस. क्या मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली. चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस LK स्क्वायर या फिर KL स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम तो अभी एकदम चिंदी लग रहा है ना आप लोग को. ग्रेट. चलो MK स्क्वायर यहाँ पे क्या है बच्चों, MK स्क्वायर है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ML स्क्वायर. पता नहीं है, वही फाइंड करने बोला है. टू बी फ्रैंक, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, ML एक्चुअली इज एक्टिंग एज द रेडियस. तो ML स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर बच्चा. KL यहाँ पे 6 रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा. प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक व्हेन इट कम्स टू द होल स्क्वायर. बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत करते हैं. अच्छा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ML का स्क्वायर ML स्क्वायर ही रहेगा. 6 का स्क्वायर होता है बच्चा 36, रूट 3 का स्क्वायर होता है बच्चा 3. 36 इंटू 3 करके देखो आपको 108 करके मिलेगा. मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग करोगे इसको. 108 को वहां पे लेके जाओ, आपको ML स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 144 माइनस 108. सबको पता है बच्चा 144 माइनस 108 36 होता है. अगर ML स्क्वायर का वैल्यू 36 होता है बच्चों, तो ML का वैल्यू आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने से मिल जाएगा, जो कि है बच्चा पॉजिटिव 6 यूनिट्स. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड. रीजन भी लिखा है बच्चा यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट. ML इज इक्वल टू 6 यूनिट्स मिलने के वजह से मेरा काम नहीं हुआ. उन्होंने हम लोग से पूछा है बच्चा रेडियस ऑफ द सर्कल बोला है. ML एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कल है, बट फाइनल स्टेटमेंट भी लिख लो, द रेडियस ऑफ द सर्कल ओवर हियर इज 6 यूनिट्स एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. ये क्वेश्चन को बच्चों आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, बट रहने दो, ये मेथड ज्यादा अच्छा लगा. अच्छा, गोइंग फर्दर फॉर द सेकंड वन. यहां पे बच्चा मेजर ऑफ एंगल K एंड एंगल M निकालने बोला है, एंगल निकालने बोला है. अब ना बच्चों इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ध्यान से देखो, सारे के सारे साइड मिल चुके हैं आपको. हाइपोटेन्यूस 12 है, एक साइड 6 का है, दूसरा परपेंडिकुलर साइड 6 रूट 3 का है. दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करो. समझा? ग्रेट, फैंटास्टिक बच्चों. इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में जो कि MLK, जाहिर सी बात है एंगल MLK तो 90 डिग्री हमें पहले ही मिला था. किसके वजह से? टेंजेंट थ्योरम के वजह से. फिर से रीजन लिखना है लिख लो, बट हमने लिख लिया था. अगर आप लोग देखोगे बच्चा यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं, एंड वो है बच्चा ML का वैल्यू 6 है एंड MK का वैल्यू 12 है. मैं वो KL के ऊपर नहीं जा रहा, वो KL दिमाग का पूरी तरह से वाट लगा रहा है, 6 रूट 3 वगैरह मारो गोली. मेरे लिए इतना काफी है. अगर ML 6 है और MK 12 है, आपको नहीं लगता बच्चे यहाँ पे ML जो है वो MK का एक्चुअल में हाफ है? एंड बच्चों एक साइड हाइपोटेनस का जब हाफ बनता है
तो उसका ऑपोजिट एंगल कितने डिग्री का होता है? वेरी गुड बच्चा। यहां पे ml का है ना बच्चा, ml उसका ऑपोजिट एंगल जो है वो k है, वो 30 डिग्री का बनेगा। इसका रीजन क्या है बच्चों? 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, राइट? No, it's not 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, it is कन्वर्स ऑफ 30 60 90। बच्चों इसके ऊपर मैंने काफी आप लोग को लेक्चरिंग दिया है, पहले ही बोला है, कन्वर्स में फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा। अगर आप लोग को साइड मिलकर अगर आप एंगल निकालते हो तो वो कन्वर्स हो जाता है, तो कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। एंगल के मिलने के बाद भी काफी सारे बच्चे इधर गलती करते हैं, गोंधळ घालतात पूर्णपणे। तो आंसर इज, अगर एंगल के कर दिया ना, अभी हम लोग सेम टू सेम एंगल एम निकालने के लिए वो कन्वर्स वगैरह क्यों करने का? एक एंगल मिल गया 90 डिग्री, दूसरा एंगल मिला है 30 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना रहेगा बच्चों? एब्सोल्युटली एंगल यहां पे हो सकता है एंगल एम हो जाएगा 60 डिग्री। व्हाट इज द रीजन? रिमेनिंग एंगल खत्म कर दो ना यार, करने का क्यों है? एक्स्ट्रा क्यों करने का? दिमाग नहीं खराब करना है हमें एग्जाम में। सो एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। मेरा काम हो चुका है बच्चा, एक सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन था, इट वॉज एज सिंपल एज दैट। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रॉब्लम सेट का है, प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चा। यहां पे मैं डायग्राम दिखाता हूं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। टेंजेंट थ्योरम पहला ही टॉपिक होने के बावजूद भी कितने सारे क्वेश्चन है देखो बच्चों। चलो, इन फिगर लाइन L टचेस द सर्कल विथ सेंटर O at point P. Q is the midpoint of the radius OP. ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मार्क करके रखो। RS is a chord, RS chord है through Q such that chords RS is actually parallel to line L. आपको जो chord RS है ना, वो लाइन L से पैरेलल है। If RS is equal to 12, then find the radius of the circle. अब रेडियस यहां पे काफी सारे, OP is the radius acting। एक और रेडियस हम लोग बनाने वाले, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा यहां पे, तो मैंने यहां पे लिखा है रेडियस OP जो है वो लाइन L के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये कैसे पता चला मुझे? वेरी गुड बच्चा, इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम के वजह से। तो मैंने यहां पे टेंजेंट थ्योरम के वजह से इसको परपेंडिकुलर बना दिया। जैसे ही मुझे मिल रहा है मैं डायग्राम में वहां पे बना रहा हूं, ताकि मुझे ये सारे क्लैरिफिकेशंस मिल सके। ओके, नेक्स्ट, अगर बच्चा मैं यहां पे बोलूंगा एक और चीज हम लोग को देके रखा था। अगर ऊपर क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है कॉर्ड RS जो है वो लाइन L के साथ पैरेलल है, एंड दैट वाज गिवन टू अस, राइट ना बच्चों? तो जरा मुझे बताओ बच्चों, यहां पे अगर मैं यहां पे बोलूं बच्चों आप लोग को रेडियस OP जो है वो लाइन L के साथ परपेंडिकुलर था, एंड RS जो है वो लाइन L के साथ पैरेलल है, तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर रेडियस OP जो है वो कॉर्ड RS के साथ भी परपेंडिकुलर हो जाएगा? इसका रीजन क्या है बच्चा? इसका रीजन है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। कुछ याद आ रहा है बच्चा? 2 पैरेलल लाइन के बीच में करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर ट्रांसवर्सल जाता है तो RS और L तो पैरेलल है बच्चा। तो आपको लगता है OP अगर लाइन L के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो OP RS के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। दिमाग में आया बच्चा? 9th स्टैंडर्ड में किया था। तो यहां पे मैंने 90 डिग्री बता दिया, दिख रहा है बच्चा डायग्राम में? हाँ 90 डिग्री मानता हूं बच्चा, मैंने इस साइड दिखाया है, किधर भी दिखाओ क्या फर्क पड़ता है, 90 इधर हो या इधर हो, 90 90 होता है, तो इधर भी दिखा सकते थे, आपकी मर्जी है। अब ना बच्चा ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग को यहां पे OP जो है रेडियस OP वो कॉर्ड RS को परपेंडिकुलर हो चुका है। जरा दिमाग लगाओ बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। मेरा OP जो है वो सेंटर से स्टार्ट होकर मेरे कॉर्ड को परपेंडिकुलर जा रहा है। क्या सीखा है हम लोग ने? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कुछ याद आ रहा है? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वेरी गुड बच्चा। तो यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है कॉर्ड को, तो उसने बाइसेक्ट कर दिया उसको। तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर यहां पे जो QS करके है QS वो बच्चा RS का हाफ हो जाएगा। डिड यू रियली अंडरस्टैंड बच्चा? बिकॉज बाइसेक्ट हो रहा है। देखो मैंने डायग्राम में भी दिखाया है, या फिर पहला स्टेटमेंट लिखा है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एंड फिर देखो बाइसेक्शन का साइन भी दिखाया। वेरी सिंपल है, इसके वजह से हमें पता चला QS जो है वो RS का हाफ है। क्लियर है बच्चा? यहां तक सबको समझा? बट मुझे यहां पे RS का वैल्यू पता है, दे के रखा है बच्चा, RS का वैल्यू 12 है, तो QS इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 12 का हाफ 6 होता है, तो QS का वैल्यू मुझे यहां पे 6 यूनिट्स मिला। मार्क करके रखना बच्चा, मुझे QS का वैल्यू 6 यूनिट्स मिला।
अब इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों, ध्यान से सुनना। QS का वैल्यू यहाँ पे 6 यूनिट्स होने के बाद ना मैंने क्या किया मालूम है बच्चा, मैंने यहाँ पे OS करके रेडियस है उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। आपको दिख रहा है बच्चों? मुझे एक बात बताओ, ये कंस्ट्रक्ट होने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो ट्रायंगल मिल रहा है वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जरूर यूज कर सकते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम के लिए ना हमें यहाँ पे काफी सारे वैल्यूज अब तक पता नहीं है, तो हमें थोड़ा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, यहाँ पे लेट OS जो रेडियस ऑफ द सर्कल है एंड OP वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। दिख रहा है बच्चा? OS एंड OP बोथ आर एक्चुअली द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसको ना मैंने क्या अज्यूम किया मालूम है? लेट OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू X अज्यूम किया। तो मुझे बताओ बच्चों, आपके क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, आप लोग को पता चलेगा। जरा ऊपर फर्स्ट लाइन में एकदम लास्ट में देखो, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP। रेडियस OP का Q मिड पॉइंट है, तो मैं बोल सकता बच्चे यहां पे जो OQ है, OQ वो हाफ हो जाएगा बच्चा रेडियस OP का। वेरी सिंपल है, बिकॉज Q इज एक्टिंग एज द मिड पॉइंट, ऐसा उन्होंने खुद बोला है, बराबर है। तो यहां पे मैंने दिखा भी दिया, देखो दिख रहा है बच्चा, वहां पे बाइसेक्ट हो गया OQ एंड QP, Q इज द मिड पॉइंट, परफेक्ट है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता बच्चा OQ कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ OP हो जाएगा, बट अगर आप लोग देखोगे OP को तो मैंने ऑलरेडी अज्यूम किया है X, तो हाफ ऑफ X बनता है बच्चा X/2। तो हमें अभी OQ का वैल्यू भी मिल चुका है। थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं बच्चों। आपको वहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। वो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको रेडियस निकालना है, मतलब OS का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए आपको QS का और OQ का वैल्यू पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने OQ निकाला अभी X/2 एंड QS का वैल्यू निकाल के रखा था 6 यूनिट्स। अभी समझा बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए ये सारे चीजें इस्तेमाल हो रहे। क्लियर है गाइस? ओके, चलो यहां पे सारे वैल्यूज लिख के रखा है बच्चा। OS इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू X है, QS का वैल्यू 6 मिला था, OQ इज इक्वल टू X/2। इन ट्रायंगल OQS एंगल OQS इज इक्वल टू 90 डिग्री, टेंजेंट थ्योरम के वजह से। देयरफॉर कैन आई राइट बच्चा OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। वेरी सिंपल, बाय पाइथागोरस थ्योरम। OS का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो हम लोग OS के जगह पे X का स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज OS हमने X लिखा था अज्यूम, याद आ रहा है बच्चा। OQ का स्क्वायर बच्चा, यहाँ पे OQ का स्क्वायर हमें पता है OQ इज X/2, तो यहाँ पे X/2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QS का स्क्वायर, QS का वैल्यू 6 है बच्चा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया ना। चलो X का स्क्वायर वैसे ही रहने दो, X/2 द होल स्क्वायर होता है बच्चा X²/4 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाए, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। आई एम गोइंग टू गेट रीड ऑफ दिस, ये मुझे निकालना है, इसको निकल जाओ। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 करेंगे। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा तो X² का 4X² बनेगा। X²/4 में 4 और 4 कैंसिल होकर सिर्फ X² बचेगा, एंड 36 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 144 मिलता है। फिर X² को वहां पे शिफ्ट करो बच्चों, you'll get 4X² माइनस X² इज इक्वल टू 144, जो कि 3X² इज इक्वल टू 144 देगा। आपको X² का वैल्यू मिलने के लिए 144 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, जो कि आप लोग आराम से कर पाओगे। आंसर 48 है। X² का वैल्यू अगर 48 होता है तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? √48 हो जाएगा। अब √48 फिर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो प्लीज करके आना। इसका आंसर 16 3 होता है बच्चों, यहाँ पे 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 का बच्चों स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है, तो यहाँ पे 4√3 मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे X का वैल्यू मिला। बट बच्चों X कौन था? X वाज OS इज इक्वल टू OP। OS एंड OP दोनों भी रेडियस का काम कर रहे थे। हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4√3 यूनिट्स एंड इट वाज एज लेंथी एज दैट। है ना बच्चा? लेंथी क्वेश्चन है। मानता हूं बच्चा इसमें काफी सारे पाइथागोरस थ्योरम आया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड वो वाला आया, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम आया, फिर टेंजेंट थ्योरम आया, व्हाट नॉट, सारे क्वेश्चंस एक साथ। इसीलिए बच्चों आपका 9th स्टैंडर्ड का और 10th स्टैंडर्ड का बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री इजी होता है अगर आपको ये बेसिक्स पता हो तो। चलो लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस। मुझे लगता है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यस। एंड इसके बाद हमारे टेंजेंट थ्योरम के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम देखकर डरना मत, काफी इजी टॉपिक है बच्चा, बट इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोग को सिमिलैरिटी चैप्टर अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अब तक मेरा सिमिलैरिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा है, चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसमें एक टॉपिक था बच्चा
प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर पढ़ लेना, लिंक डाल दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सजेस्टेड वीडियोस में। ओके बच्चों, प्रॉब्लम सेट थर्ड का 10th क्वेश्चन है। इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज एक्टिंग एज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, जहां पे सेंटर सी है, लाइन पी क्यू इज अ टेंजेंट, आपको नीचे दिख रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है टी है। सेगमेंट एपी जो है ना बच्चा, वो मेरे लाइन पी क्यू मतलब टेंजेंट से परपेंडिकुलर। सेगमेंट बी क्यू जो है वो भी मेरे टेंजेंट से परपेंडिकुलर है। प्रूफ दैट सेगमेंट सीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीक्यू। सबसे पहली बात तो मुझे सीपी कहीं दिख भी नहीं रहा है, सीक्यू नहीं दिख रहा है, तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है? सब्र करते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी नहीं करते, फिलहाल कुछ और करने की कोशिश करते हैं जो आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, उस कंस्ट्रक्शन का नाम है सेगमेंट सीटी। आपको दिखा बच्चा? अभी सबको पता है बच्चा, सीटी जो है वो एक्चुअली एक रेडियस का काम कर रहा है जो मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करके जा रहा है, मतलब वो 90 डिग्री होना ही चाहिए। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं बच्चा, सेगमेंट सीटी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन पीक्यू बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम, तो यहां पे 90 डिग्री आ गया। अब ना बच्चों ध्यान से सुनना, अभी मैं क्या करने वाला हूं, देखो बच्चों सेगमेंट सीटी जो है वो लाइन पीक्यू के साथ परपेंडिकुलर हुआ, कैसे? अभी हमें मिला टेंजेंट थ्योरम। फिर सेगमेंट एपी जो है वो लाइन एपी के पीक्यू के साथ परपेंडिकुलर है, वो क्यों है बच्चा? गिवन है। एंड सेगमेंट बीक्यू जो है वो भी परपेंडिकुलर लाइन पीक्यू के साथ, वो भी क्यों है बच्चा? गिवन है। तो ये दोनों रीजन गिवन है। ऊपर का रीजन टेंजेंट थ्योरम ऑलरेडी लिख के रखा था, तो हम लोग को पता है। बच्चों आपको नहीं लग रहा है यहां पे सारे के सारे सेगमेंट्स सीटी, एपी एंड बीक्यू, ये सारे के सारे एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर लग रहे हैं? इसको भी परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर। ऐसे टाइम में क्या होता है बच्चों? वेरी गुड गाइस, ऐसे टाइम में बच्चों हम लोग बोल सकते हैं सेगमेंट एपी, सीटी एंड बीक्यू ये तीनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल बच्चा? बिकॉज द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द सेम लाइन, एक ही लाइन पे जब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ एक्चुअली पैरेलल होते हैं। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट होता है ये बेसिकली, बट चलो ठीक है। एपी इज पैरेलल टू सीटी इज पैरेलल टू बीक्यू, क्लियर है? अच्छा, अभी आप लोग जरा गौर से देखो बच्चों, यहां पे अच्छी तरह से देखो, आपका एपी, सीटी और बीक्यू एक दूसरे के साथ पैरेलल हुआ, मतलब यहां पे 3 पैरेलल लाइन है। एंड आपको नहीं लग रहा बच्चा ये 3 पैरेलल लाइन को कट करने के लिए एबी एक ट्रांसवर्सल जा रहा है एंड पीक्यू करके एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। याद आ रहा है? What is the property of 3 parallel lines and their transversal से बच्चा? अगर आपके पास 3 पैरेलल लाइन होते हैं, ट्रांसवर्सल जाता है, तो इंटरसेप्ट्स का रेशियो जो होता है हमेशा इक्वल होता है, प्रोपोर्शन में होता है। मतलब बच्चा क्या मैं बोल सकता है, देयरफॉर पीटी अपॉन टीक्यू इज इक्वल टू एसी अपॉन सीबी। सिंपल है, वेरी 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 इजी है ना बच्चों। यहाँ पे अब ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इक्वेशन नंबर 1 करके मार्क तो किया हूं, अभी आगे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। अब ना बच्चों पीटी अपॉन टीक्यू इज इक्वल टू एसी अपॉन सीबी तो हो गया, बट एसी इज इक्वल टू सीबी कैसे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देखो बच्चों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल दिख रहा है आप लोग को, एसी एंड सीबी दोनों भी एक्चुअली सर्कल का रेडियस है। मतलब अगर AC इज इक्वल टू सीबी होता है तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा? AC अपॉन सीबी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूं। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखो बच्चों, PT अपॉन TQ इज इक्वल टू AC अपॉन CB लिखा है, बट AC अपॉन CB तो 1 है, तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर PT अपॉन TQ विल आल्सो बी इक्वल टू 1। क्या रीजन है बच्चा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एंड अगर दोनों का रेशियो 1 होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं PT विल बी इक्वल टू TQ। समझा बच्चों? मतलब PT का वैल्यू और TQ का वैल्यू एक्चुअल में सेम है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क करते हैं। अभी इक्वेशन नंबर 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, अभी 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। PT इज इक्वल टू TQ करके लिखा है। अब इन्होंने हम लोग को क्या प्रूफ करने बोला था, उसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट करता हूं, पहले ही करता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो बच्चा प्रूफ दैट सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CQ। तो यहां पे मैंने क्या किया मालूम है, कंस्ट्रक्ट CP कर दिया एंड CQ कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ मालूम है बच्चों, आप लोग को ना एक 2 ट्रायंगल दिखना स्टार्ट हुआ रहेगा। नहीं दिख रहा है बच्चों, काफी सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, चलो आप लोग को इजी कर देता हूं। ट्रायंगल CTP करके दिख रहा है बच्चों आप लोग को, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक CTQ करके दिख रहा है बच्चों जो कि राइट हैंड साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों दिखा बच्चों आप लोग को, ग्रेट। इस पर्टिकुलर चीज में अगर आप लोग देखोगे ना तो सेगमेंट CT जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CT के साथ ही, बिकॉज इसका रीजन कॉमन साइड था। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना बच्चा तो यहां पे आप लोग को CTP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चा CTQ के साथ।
इज दैट क्लियर? CTP जो है वो CTQ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ईच 90 डिग्री के वजह से। सिंपल था बच्चा, एवरीवन अंडरस्टूड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पे बच्चों और एक चीज है जो हमें अभी करके मिला था। कौन सा? एब्सोल्युटली बच्चों, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में देखो बच्चों, आप लोग को मिलेगा सेगमेंट PT जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TQ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। समझा? इजी, अंडरस्टूड, ग्रेट। तो बच्चों हम लोग अभी बोल सकते हैं बच्चा मेरा एक सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल सैंडविच हो रहा है बीच में। तो दोस टू ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल CTP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CTQ, है कि नहीं बच्चा? यहां पे मैंने एक चीज जानबूझकर नहीं डाला है। रीजन क्या? रीजन है बच्चों, मैं ये नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जरूर। मैंने यहां पे रीजन नहीं डाला है, आप लोग मुझे बताना बच्चा उसका रीजन क्या है। दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, मैंने वहां पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना बच्चा। ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट के वजह से कॉन्ग्रुएंट है, सबको आता है, आप लोग तो आराम से बता पाओगे, है ना बच्चा? दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, मुझे बता देना। अच्छा, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, रहने दो। तो बच्चों आगे, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं बच्चा? वेरी गुड, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेगमेंट CP जो है वो करेस्पॉन्डिंग साइड है टू सेगमेंट CQ, है ना? तो इसका रीजन होगा बच्चा CSCT, मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वजह से दीज टू ट्रायंगल्स साइड्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। एंड यहां पे आपका फाइनल आंसर हो चुका है, बिकॉज हमें यही प्रूफ करने बोला था। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था बच्चा, आई होप सब लोग को समझ में आ गया। टेंजेंट थ्योरम यूज करके प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल करके फिर हमें यहां पे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट यूज करना पड़ा। तो बच्चों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिफोर आई गो, मैं बताना चाहता हूं सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ सर्कल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सर्कल के फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सर्कल एक ऐसा चैप्टर है बच्चा जिसमें सब कुछ आता है जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जो भी पढ़ा है, चाहे वो सिमिलैरिटी हो, कॉन्ग्रुएंसी हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट जो हो, या फिर ट्रायंगल्स का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, या पाइथागोरस थ्योरम हो, एवरी अदर कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू कम इन दिस चैप्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपका अच्छी तरह से होना चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, तब जाकर आपको सर्कल समझेगा। ओके, सो प्लीज बी सीरियस व्हेन इट कम्स टू सर्कल का चैप्टर। मैंने आज आप लोग को टेंजेंट थ्योरम राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड जितने भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में थे सारे कंप्लीट कर लिए। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, समझना। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसका थ्योरम एग्जाम में हमेशा आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग को कुछ नॉलेज मिला है, तो डू लाइक दिस सेशन बच्चों, एंड शेयर करना विद ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आऊं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय।